आज का सेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 5-6 दिन बचे हुए हैं आपके पास एग्जाम के अंदर। ये सारे के सारे आपके चैप्टर हैं आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, ये सब आपको पता है। ये जो 3 चैप्टर हैं आखिरी के, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको इन 3 चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सारी टर्मिनोलॉजी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। SN1 SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म से रेट वाले सवाल आ सकते हैं कि किसकी SN1 की रेट ज्यादा है, किसकी SN2 की रेट ज्यादा है। नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अब आपको फाइनली रिवाइज करके चले ही जाना चाहिए, एक बार उसको वापस से स्पीडली रिवीजन कर लेना चाहिए। 5-6 दिन बचे हुए हैं आपके पास एग्जाम के अंदर। तो ये सारे के सारे आपके चैप्टर हैं आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, ये सब आपको पता है। काम की बात करते हैं फटाफट से। ये जो 3 चैप्टर हैं आखिरी के, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जैसा कि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 16 से 17 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इतने क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो आपको इन 3 चैप्टर्स का देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस आए हैं आपने देखे हो अगर, तो इन्हीं 3 चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको इन 3 चैप्टर से देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो कॉम्बिनेशन के साथ भी आ जाए, मतलब जैसे अमीन्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको आईयूपीएसी के साथ कंबाइन करके दे दे, आईयूपीएसी लिख के दे दे, उस पर कोई रिएक्शन करा दे। अब अमीन्स में जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आपको आने ही चाहिए। एक आप रफ कॉपी में एक बार लिख लीजिएगा, एक तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, दूसरा आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तीसरा आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। फिर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसमें जो टेस्ट होते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट और आपका कार्बाइलमिन टेस्ट, ये 3 टेस्ट आपको पता होने चाहिए। फिर इसी के अंदर है ना बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी होता है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का एक पूरे पेज पर आपको रिवीजन कराया जाता है, जिसमें सैंडमेयर, गाटरमान, बाल्सिमान, कपलिंग रिएक्शन सब कुछ आती है। तो उस पेज को रिवाइज करके जाए जिसमें बेंजीन डाइजोनियम की रिएक्शन, सैंडमेयर वाली, गाटरमान वाली, वो सब आपका रिवाइज हो जाएगा। तो वो आप अमीन्स में देख के जाएंगे। इतना पोर्शन आपको एक बार के लिए रिवाइज करके जाना है। ओवरऑल मोटा मोटी देखोगे तो 15-20 मिनट, आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा। फिर बात आती है बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स में 3-4 टॉपिक्स होते हैं। जैसे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर ग्लूकोज की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, 7-8 केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ओसाजोन फॉर्मेशन वाली बात होती है, ओसाजोन में कितने मोल फिनाइल हाइड्रोजिन 3 मोल यूज होते हैं, वो समझ रहे हो ना। तो वो एक बार आप जरूर रिवाइज करें। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों बनता है, उसके कुछ रीजंस थे, वो आपको देख के जाना है। फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको एक बार देखना है, कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है उसकी बात कर सकता है। फिर डाइसेक्राइड में सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, उनके हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, जैसे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोफिरेनोज, और उनमें कौन से ग्लाइकोसिडिक रिंकेज होते हैं, वो रिड्यूसिंग होती है, नॉन रिड्यूसिंग होती है, वो देखना है। पॉलीसेक्राइड में आपको देखना है कि ग्लाइकोजन, आपका सेलुलोज और स्टार्च, उसके हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है। और इसके अलावा पॉलीसेकेराइड के अंदर वही रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग वाली बात भी आप देख लीजिएगा एक बार। और स्टार्च जो है ना, उसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो होता है ना, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, उसका कंपैरिजन जरूर देख के जाना है। फिर बात आती है अमीनो एसिड की। तो अमीनो एसिड में कौन से इसेंशियल है, कौन से नॉन इसेंशियल है, उसकी ट्रिक आपको पता होती है, तो वो आप लोग देख के जाएं। इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, उसकी ट्रिक पूरी पता होनी चाहिए आपको। फिर विटामिन्स की बात करें तो कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल है, कौन से वाटर सोल्यूबल है, वो आपको देख के जाना है। और उन विटामिन्स के कुछ एनसीईआरटी में केमिकल नेम्स लिखे हुए हैं, जैसे राइबोफ्लेविन वगैरह, तो उनको भी आप एक बार रिवाइज करके जाए। विटामिन B12 का भी ध्यान रखें आप थोड़ा सा, है ना। फिर आपका जो एंजाइम है, छोटा सा एंजाइम का टॉपिक होता है, वहां से असर्शन रीजन या फिर आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 या करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो एंजाइम का वो चीज आप देख के जाए। फिर आती है बात डीएनए आरएनए की। डीएनए आरएनए में कौन सी शुगर होती है, कौन से बेस होते हैं, और वो आपस में कौन से कार्बन से जुड़े होते हैं, ये आप डीएनए आरएनए में देख के जाए। ये आपका बायोमोलिक्यूल्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फिर प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूरिफिकेशन में आपके जो डिस्टिलेशन वाले मेथड होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन वाले मेथड होते हैं, मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके एग्जांपल्स। उनके एग्जांपल्स
आपको देख के जाने हैं। एग्जाम्पल में पूछ लेगा कि ये सिंपल डिस्टिलेशन का है या स्टीम डिस्टिलेशन का, इस तरह से पूछ लेगा। क्रोमेटोग्राफी में कौन सी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, कौन सी पेपर क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जाम्पल है, इस तरह से पूछ सकता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनते हैं, हेलोजन का सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या होता है, नाइट्रोजन का सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या होता है, सल्फर के साथ अगर कोई कंपाउंड है तो वहां सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या बनेगा, उसका जो कलर आएगा वो क्या होगा, तो सारे सोडियम एक्सट्रैक्ट एक बार आप देख के जाए। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ फॉर्मूले याद करके चल जाए। जल्दाल और ड्यूमास वाला आप अच्छे से देख के जाए, और जो जल्दाल वाला मेथड है उसमें वो कौन कौन से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं देते वो भी आप लोग देख के जाए एक बार। यहां से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चन में वो आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म को घुसेड़ दे, है ना, आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म को घुसेड़ दे। अब इधर आईयूपीएसी की अगर अपन बात करें तो आईयूपीएसी का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रेयर ही चांस है। आईयूपीएसी में फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक तो प्रायोरिटी टेबल आप लोग देख के जाए, फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करने वाली एक बार पूरा ओवरऑल नंबरिंग करने का तरीका देख लें। अक्सर अपन इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि एल्कीन की साइड से नंबरिंग करें या फंक्शनल ग्रुप की साइड से नंबरिंग करें, तो इस तरह की नंबरिंग को आप लोग एक बार रिवाइज करके जाए। आइसोमेरिज्म आईयूपीएसी का डायरेक्ट क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है, लेकिन आईयूपीएसी का क्वेश्चन 100% आएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी रिएक्शन में आईयूपीएसी से पूछ लेगा ना, या आईयूपीएसी नेम पूछ लेगा किसी प्रोडक्ट का। फिर आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म के अंदर 4 टॉपिक होते हैं, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मेशनल और ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल से आने के क्वेश्चन बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉटोमेज्म है। हालांकि टॉटोमेज्म में पूरे जीओसी के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो एक टॉटोमेज्म को आप लोग देख के जाए थोड़ा सा। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, है ना, सिस और ट्रांस में किसका मेल्टिंग पॉइंट किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। कन्फर्मेशनल एनालिसिस में गॉच कब ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी कब ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर किसी को स्टैगर्ड या न्यूमान के फॉर्म में देके फिर वहां से वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पूछ सकता है, पोजीशन होगा, चेन होगा, इस तरह का क्वेश्चन, मतलब 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके वो बना सकता है। अब सबसे मेजर जो है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक तो आपको कायरल सेंटर निकालना आना चाहिए, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए, और हर एक टर्म पता होना चाहिए कि एनेंटियोमर क्या होता है, डायस्टोमर क्या होता है, मीजो क्या होता है, रेसिमिक्सर। लिख लो ये बात, एनेंटियोमर, डायस्टोमर, मीजो और आपका एनेंटियोमर, डायस्टोमर, मीजो और आपका रेसिम मिक्सचर क्या होता है, ये बिल्कुल आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से असर्शन रीजन वाली बात या करेक्ट इनकरेक्ट वाली बात पूछ सकता है। फिर कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर, जैसा कि पिछले साल भी क्वेश्चन दिया था, तो उस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि मेजर क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर का बनता है, वहां पे आप वो फॉर्मूले भी ध्यान रख के जाना कि जब एन की वैल्यू इवन हो, एन की वैल्यू ऑड हो, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने होते हैं, मीजो कितने होते हैं, वो सब आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहां आइसोमेरिज्म से डायरेक्ट क्वेश्चन जो होगा वो एक ही बन सकता है। इनडायरेक्टली किसी प्रोडक्ट में कुछ पूछ ले तो वो भाई पूछ ले, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो अलग बात हो गई, वो इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन और मान के चल लो। फिर बात आती है जीओसी की। जीओसी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर चैप्टर है। जीओसी से 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, डायरेक्टली ही आता है जीओसी का क्वेश्चन, इनडायरेक्टली नहीं आता है। जीओसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरी जीओसी के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे फिर बेसिक स्ट्रेंथ, जिसमें वो 213, 231, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री वाला ऑर्डर गैसेस, मीडियम में और वाटर एक्वस फेज में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपका एल्कीन की स्टेबिलिटी, अल्फा हाइड्रोजन वाली जो बात होती है वो आपको आना चाहिए। कार्बोकेटाइन, कार्बन एंड रेडिकल की स्टेबिलिटी आपको आनी चाहिए। उसी में प्लस एम, माइनस एम, प्लस आई, माइनस आई सब इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि और फिर उसके बाद माइनस आई सीरीज, माइनस आई सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जीओसी के मोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही होते हैं, फिर भी बाकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन उसके पास पूछने के लिए बहुत कुछ है। फिर बात करें अपन रिएक्शंस वाले चैप्टर में, एक रिएक्शन वाला चैप्टर तो अपन ने मींस देख ही लिया, बचे हुए रिएक्शन वाले की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन अपने आप में
पूरी कथा इसी में चलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हाइड्रोकार्बन सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एल्केन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें अपन पढ़ते हैं फोटोहेलोजिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट फोटोहेलोजिनेशन है। फोटोहेलोजिनेशन में ही वो आइसोमेरिज्म को इन्वॉल्व कर लेता है, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, इस तरह की बात करके, ठीक है ना। तो ये जरूर पढ़ के जाए, और क्लोरीन का वो वाला रेशियो याद रख के जाए 1 3.85 वाला, ठीक है ना। एल्केन की बात हो गई, फिर एल्कीन की बात करें। एल्कीन के अंदर एडिशन रिएक्शंस जो हैं, कहाँ मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट लगेगा, कहाँ मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट लगेगा, कहाँ एंटी मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट लगेगा, वो सब आपको देख के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एल्कीन की बात हो गई। फिर एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी का जो रिवीजन होता है ना, मतलब वो चार्ट टाइप का बना देते हैं, वो देख लेना बस, है ना। उसमें एक कुचरोव रिएक्शन ही एक्स्ट्रा होती है, बाकी तो सब एल्कीन जैसा ही चलता है। फिर बात करें एरोमेटिक कंपाउंड बनाने की, तो एरोमेटिक कंपाउंड बनाने का मेथड, एक तो रेड हॉट आयरन ट्यूब वाला, एक वो Cr2O3 Al2O3 773 केल्विन 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, वो एक बार के लिए आप देख लीजिएगा, है ना, मोटा मोटा सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। फिडेलक्राफ अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ असाइलेशन वगैरह। फिर अपन बात करें हेलो एल्केन, हेलो एरेन। हेलो एल्केन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। SN1 SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, देखना ही है मैकेनिज्म, एक बार हाथ से लिख के जाइएगा SN1 SN2 का। SN1 SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म से रेट वाले सवाल आ सकते हैं कि किसकी SN1 की रेट ज्यादा है, किसकी SN2 की रेट ज्यादा है। यहीं पे बहुत सारी नेम रिएक्शन भी बन जाती है, फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज रिएक्शन टाइप की रिएक्शन बन जाती है। फिर यहीं पर E1 E2 रिएक्शन बनती है, तो E2 रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक क्यूएच हीट, जिसमें सेटजेफ हॉफमैन वाली बात होती है। फिर बात करते हैं अपन हेलो एरिन्स की। हेलो एरिन्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में आप रिवाइज कर लोगे, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, SN2AR और SNEA, वो डाउस प्रोसेस होता था, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली डाउस प्रोसेस वाला बेंजाइन मैकेनिज्म, वो इंपॉर्टेंट है। और एक SN2AR जिसमें पैरा या ऑर्थो पोजिशन पे NO2 लगा होता था, वो दो रिएक्शन आप लोगों को हेलो एरिन्स में देख के जानी ही जानी है। फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की बात करते हैं, तो अल्कोहल के अंदर हम सारा का सारा ऑक्सीडेशन और सारा का सारा रिडक्शन पढ़ लेते हैं, है ना। वो KMnO4H+, K2Cr2O7, PCC, PDC, MnO2 कब ऑक्सीडाइज करता है, कब नहीं करता, वो सब अल्कोहल में आता है। अल्कोहल के अंदर दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट, लुकास टेस्ट। ये अल्कोहल फिनिश हो गया आपका, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और टेस्ट। फिर फिनॉल की बात करते हैं। अब फिनॉल के अंदर देखो, रिमर टिमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कोल्बे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका जो फिनॉल के टेस्ट है, जैसे लीवर में नाइट्रोसोफिनॉल टेस्ट हो गया, FeCl3 वाला टेस्ट हो गया, ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो गया, तो एक बार वो भी आप फिनॉल के लिए देख लीजिएगा। और फिनॉल में एक वो जो अपन एस्पिरिन बनाते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। ईथर के अंदर बात करें तो एक तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है HI के साथ रिएक्शन, है ना, रिएक्शन विद HI। ईथर की रिएक्शन HI के साथ एक्सेस में और 1 मोल दिया हो तो कैसे करते हैं, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2। अब ये देखो 2 लिख रखा है, लेकिन कभी ऐसे डायरेक्टली कोई हाइड्रोकार्बन बोल के नहीं आएगा, आपको ही पता है A से B, B से C, उस टाइप के क्वेश्चन से वो मिक्स होके ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। फिर है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बड़ा चैप्टर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्डोल, फिर कैनिजारो, फिर आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहां पर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, 2,4-DNP टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ठीक है, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, है ना, शिफ्ट टेस्ट, वो सारे के सारे टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आ गया। ये सारा का सारा आपको अल्डिहाइड कीटोन में देख के जाना है। इसके अलावा अल्डिहाइड कीटोन में आपको HCN वाली रिएक्शन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, सेमी कार्बाजीन से सेमी कार्बाजोन, वो भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, उसको भी एक बार देख के जरूर जाएं आप। अल्डिहाइड कीटोन की बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई, एस्टर कैसे बनता है। दूसरा, एस्टर टूटता कैसे है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया, वो इंपॉर्टेंट है, एस्टरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम, वो सब तो आपको इतना
आता ही है, वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक की बात हो गई। इसमें 2 क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे आ सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट वगैरह से आ सकता है, मतलब मेनली इसमें टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। हर साल टेस्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है ना। उसके जो रिएजेंट होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। बाकी इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, मीन्स बायोमोलिक्यूल्स और प्यूरिफिकेशन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मान लो आपको जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं और नेम रिएक्शन के अलावा जितने भी टेस्ट है एक साथ अगर आपको रिवाइज करना है, तो मेरा एक 40 मिनट का सेशन है, PW टेस्ट सीरीज वाले चैनल पे है। तो वहाँ से आपको सारी नेम रिएक्शंस और सारे के सारे टेस्ट एक साथ रिवाइज हो जाएंगे, है ना। तो फायदे का सौदा है ना। तो वहाँ से आप एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सारी टर्मिनोलॉजी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर असर्शन रीजन स्टेटमेंट में क्वेश्चन देगा ना, तो वो टर्मिनोलॉजी से देगा, ठीक है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से चैप्टर्स भी हैं, फटाफट से एक बार देख लीजिएगा। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कहाँ कहाँ से क्या क्या रिवाइज करना है वो आपको आइडिया लग गया होगा। वैसे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी ही होगी, है ना। बाकी इन टॉपिक्स को जो मैंने बताया है एक बार क्विकली रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।